हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। हमारे पास कई दिनों से कक्षा 10 के कुछ बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे कुछ वीडियो बना के हमको भेजिए, रिफ्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए स्पेशली रिफ्रैक्शन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं। अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश में आपने पढ़ा होगा, प्रकाश में परावर्तन होता है और प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो ये अपवर्तन की जो घटना है प्रकाश में, इसी अपवर्तन की घटना को हम रिफ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो अपवर्तन की घटना में जब भी प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से भ्रमित हो जाती हैं, या कह लीजिए मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश, एक बार पुनः सुनिए, जब भी प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब यहाँ पे दो प्रकार के माध्यम आपको देखने को मिलते हैं। एक माध्यम होता है पहला सघन, जिसको आप डेंसर बोलते हैं, और दूसरा होता है विरल, जिसको आप रेयर बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के माध्यम होते हैं प्रकाश किरणों के, जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो इन दोनों माध्यमों में आपको देखना होता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है। एक डायग्राम के माध्यम से, किरण आरेख के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि सघन से विरल या विरल से सघन जाने पे होता क्या है, कैसे होता है, जरा देखिए। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये बाउंड्री है जो माध्यम को डिफर कर रही है, ये आपका है रेयर और ये है डेंस। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है जिसको आप आपतित किरण कहते हैं। यहां पे आप अभिलंब ले लेंगे, क्योंकि अभिलंब ही वह रेखा होगी जो आपको बता देगी कि अब कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो नियम यह है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के पास आ जाती है, कुछ इस तरीके से। अभिलंब ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्रैक्टिंग रेज है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग रेज, तो ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे या याद रखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम मान लीजिए जैसे एयर हो गया, और ये डेंस का माध्यम हो गया आपका वाटर, ग्लास भी हो सकता है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है, तो विरल से अगर सघन में आती है तो वो अभिलंब के पास आ जाती है, यानी नॉर्मल के करीब आ जाती है। दूसरी स्थिति इसी के उल्टे में आप देख लें, ये बाउंड्री हो गई, यहां पे आपका हो गया डेंस मीडियम और ये हो गया रियल मीडियम। अब डेंस में मान लीजिए ये ग्लास है और ये वाटर है। तो प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, आपने अभिलंब ले लिया,
अविलंब ले लिया तो यहाँ पे बताया गया कि जब भी प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो अविलंब से दूर हो जाती है, कुछ इस तरीके से। रही बात एंगल की, तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्रैक्टिंग रेज है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज, इसी को आप कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग रेज। तो ये आई और ये आर। तो इस प्रकार से अपवर्तन की घटना को हम इस रूप में देखते हैं। एक बार पुनः देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, रिफ्लेक्शन में आप देखे होंगे माध्यम नहीं बदलता है, जबकि रिफ्रैक्शन में माध्यम बदलेगा। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या मार्ग से भ्रमित हो जाती है, या मार्ग उसका चेंज हो जाता है, पाथ में डिफरेंस आ जाता है। तो उसी घटना को आप अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम दो प्रकार के हो गए, डेंस मीडियम और रेयर मीडियम। एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पे कि डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम कैसे आप जानेंगे। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। मान लीजिए कोई मटेरियल की बात आप कर रहे हैं तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये तीन प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। लेकिन माध्यम सघन कौन है, विरल कौन है, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट ही बात होती है। यानी अकेले आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये पानी है तो ये सघन है और ये वायु है तो ये विरल है। फिर आपको अगर दूसरे संदर्भ में आप देखेंगे, मान लीजिए लोहे और पानी में देखा जाएगा तो लोहा आपका क्या होगा, या किसी अन्य चीज में, जैसे यहाँ सॉलिड और लिक्विड की बात अगर आप कर रहे हैं, लोहा सॉरी हो गया, ये गलत हो गया, तो सॉलिड और लिक्विड की अगर बात कर रहे हैं तो सॉलिड और लिक्विड अगर ये दोनों मीडियम में प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो सॉलिड आपका ये डेंसर मीडियम होगा और ये लिक्विड जो होगा वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए लिक्विड और गैस की आप बात करेंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा डेंसर मीडियम और गैस हो जाएगा रेयरर मीडियम। तो वही लिक्विड यहाँ पे देखिए रेयर हो गया और वही लिक्विड यहाँ पे डेंसर हो जा रहा है। तो इसीलिए बात की जाती है कि कोई भी मीडियम रेयर होगा कि डेंसर होगा, ये डिपेंड करेगा किसके विद रिस्पेक्ट आप बात कर रहे हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट यानी वस्तु के सापेक्ष आप बता सकते हैं कि ये माध्यम सघन है इस माध्यम की तुलना में, या ये माध्यम विरल है इस माध्यम की तुलना में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए रिफ्रैक्शन के दो नियम दिए गए, जिसमें पहला नियम जो था, ये फर्स्ट नियम मान लीजिए है, तो फर्स्ट लॉ जो है वो बड़ा फेमस नियम बना, स्नेल्स लॉ। ये वैज्ञानिक थे, स्नेल के नाम पे ये रूल दिया गया। तो स्नेल लॉ में क्या बताया गया इसको आप देख लें। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो उसका इंसिडेंट एंगल होता है उसकी ज्या और जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है उसकी ज्या, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई बाई साइन आर ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो नियत होगा, ये बदलेगा नहीं। आगे चल के इसी चीज को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है वो दूसरे माध्यम का, ये दूसरा माध्यम हो गया,
ये पहला माध्यम हो गया। ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है विद रिस्पेक्ट टू पहला, यानी 2n1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको 2n1 आप कहते हैं। फिर से एक बार पूरा हम लिख दे रहे हैं। यहां से देख लें, साइन आई बाई साइन आर बराबर हो जाएगा ये कांस्टेंट जो कहा गया, और यही कांस्टेंट जो होता है 2n1 के इक्वल होता है। यानी 2n1 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, और ये बराबर होता है n2/n1। n2/n1 का मतलब ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक अगर n2 है, और ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक आपने कहा n1 है, और इसका अपवर्तनांक n2 है। तो इसका अपवर्तनांक n2 हो गया, इसका n1 हो गया, और यही इक्वल टू होता है v1/v2। अब कहेंगे v1 क्या है, तो v1 का मतलब हो गया इस पहले वाले माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये v2 यानी दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस स्नेल का जो नियम है वो कुछ इस फॉर्म में आपको मिल जाता है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 2n1 इक्वल टू n2/n1 इक्वल टू v1/v2। यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक थोड़ा सा गुण शब्द है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहली बार, अभी इसके पहले आप अपवर्तनांक शब्द नहीं सुने होंगे, तो इस पे एक छोटा सा लेक्चर हम आपको बना के वीडियो डाल देंगे, आप समझ लेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम ये बताता है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इस किरण का जो तल है, अभिलंब का जो तल है, और ये जो अपवर्तित किरण है, इस किरण का जो तल है, इन तीनों का तल जो होता है वो एक समान या एक ही तल में होते हैं। जैसे आपने परावर्तन में दूसरा नियम पढ़ा था, परावर्तन में आपने पढ़ा था पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरे नियम में कहा गया था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये दूसरा नियम जो है वो परावर्तन से ही रिलेट करता है, बस आपतित किरण और परावर्तित के जगह पे अपवर्तित किरण आ जाती है, और अभिलंब दोनों में रहता है। तो अभिलंब, तो एक बार पुनः दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरीके से अपवर्तन की घटना को दो नियमों द्वारा समझाया गया है। पहला नियम स्नेल का नियम हो गया, और दूसरा नियम आपका सामान्य नियम है जिसमें कहा गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कंपटीशन के व्यू से थोड़ा सा देखा जाए तो अपवर्तन में लेंस में आप अपवर्तन देखते हैं। लेंस में जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, तो इन लेंसों से किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से आप देखते हैं, इसके लिए पूरा किरण आरेख आपको बढ़िया से हम समझाएंगे। फिलहाल एक घटना अपवर्तन की जो महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन के व्यू से भी महत्वपूर्ण है, उस घटना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक घटना होती है अपवर्तन में परावर्तन। तो अपवर्तन में परावर्तन, आप सोचते होंगे कि अरे अपवर्तन में परावर्तन कहाँ से आ गया। तो अपवर्तन में परावर्तन एक विशेष स्थिति में होती है। एक विशेष स्थिति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो उसके लिए ये
दूसरा आ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन दोनों घटनाओं को समझ लेते हैं। ये दोनों ये घटनाएं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण की स्थिति या क्रांतिक कोण की परिभाषा ये है, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, एकदम पक्का है, सघन से विरल में जाना चाहिए। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उस स्थिति में अगर इंसिडेंट एंगल कोई इस प्रकार से लिया जाए जिस पर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी इंसिडेंट एंगल ऐसा हो कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए। देख लें जरा सिचुएशन क्या हो सकती है। ये मान लीजिए इंसिडेंट एंगल है, ये C है, अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो रिफ्रैक्टिंग रेज जो होगी वो कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। तो ये अगर पैरेलल होगी तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्रिटिकल एंगल बन जाता है। जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल हो जाता है। इंसिडेंट एंगल इसमें बताया जाता है जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसी विशेष आपतन कोण को नाम दिया गया क्रांतिक कोण। जैसे हीरे के लिए, हीरे में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो हीरे के लिए होता है क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल C = 24.4 डिग्री, 24.4 अंश होता है। अब अगर 24.4 अंश पे हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। ये बात आपके समझ में आ गई। अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी से होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट एंगल जो है कुछ इस तरीके से है, ये वैल्यू जो है यानी नॉर्मल से इंसिडेंट रेज के बीच का जो एंगल है ये ग्रेटर देन C हो गया, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो क्रिटिकल एंगल पे तो यहाँ पे आ गई थी प्रकाश की किरण, यानी सीधे सीधे बाउंड्री लाइन पे चल रही थी और उसी स्थिति में 90 डिग्री का एंगल बना था। अब अगर इससे ज्यादा यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा की स्थिति में अगर आपतन कोण है तो ये प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण है देखिए इस तरीके से आई है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। एक्चुअल में हो तो रहा है रिफ्रैक्शन, लेकिन इस कंडीशन में चूंकि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जा रहा है इसलिए वो रिफ्रैक्ट न होके बल्कि क्या हो गई, रिफ्रैक्ट न होके वो रिफ्लेक्ट हो गई और इसी घटना को आप कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आप समझ लें। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और इसी घटना को हमने नाम दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई अनुप्रयोग या आप देखते होंगे, जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, मिराज जिसको आप कहते हैं, मृग मरीचिका का बनना, एक ये इसका हो गया। दूसरा हो गया ठंडे प्रदेशों में
ठंडे प्रदेशों में हवाई जहाज नहीं, ठंडे प्रदेशों में पानी के जहाज का उल्टा दिखाई देना। पानी के जहाज का उल्टा दिखना। तीसरा हो जाएगा हीरे की चमक। इसी तरीके से चौथा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कांच की दरारों का चमकना। कांच की दरारें, अभी शीशा कोई है आपका, खिड़की है, खिड़की का ग्लास अगर क्रैक हो जाए तो दूर से ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ग्लास क्रैक है, क्योंकि वो चमकता है। तो ये घटनाएं सभी अपवर्तन पर आधारित हैं, लेकिन अपवर्तन में एक विशेष कॉन्सेप्ट जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरीके से इनका स्केच भी हम आपको दिखा देंगे, बना के आपको दिखा देंगे किस तरीके से रेगिस्तान में मृगमरीचिका का मतलब एक प्रकार से भ्रम होता है। रेगिस्तान में जब आप दिन का समय जब होता है, बहुत तेज धूप होती है, तो धूप के साथ साथ आपको पता है बालू बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो बालू जब बहुत तेजी से गर्म होता है तो हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं, तो नीचे का माध्यम हो जाता है विरल और ऊपर का माध्यम सघन हो जाता है। उस स्थिति में ये मृगमरीचिका बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप उम्मीद करते हैं बहुत आराम से रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें। मौसम में थोड़ा थोड़ा ठंडा बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।